कार्यकर्ता अगर होंगे तो वो कृपया बाहर चले जाएं। केवल मीडिया के जो पत्रकार हैं वही यहाँ उपस्थित रहें। तो जो पीछे में बैठे पत्रकार हैं उनको तो मैं दिखता ही नहीं। ये जो पीछे में बैठे हुए पत्रकार हैं उनको मैं दिखता ही नहीं। ये टीवी वालों ने बंद कर दिया था। टीवी वाले सदा ही क्यों करते हो? हो गया देखा गया भाई, देखा गया बहुत। आप आरम्भ कर दीजिए। देखा गया। मैं शुरुआत करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने यशस्वी रूप से 2 साल पूरे किए हैं। ये 2 साल में सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हमारी सरकार की आर्थिक नीति की ये विशेषता है कि स्वाभाविक रूप से इस देश का विकास कैसे हो, और विकास का केंद्र बिंदु जो है वो गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इसके जीवन को हम किस प्रकार से सुसह्य बना सकते हैं, इसी आधार पर आर्थिक नीति को स्वीकार करके हमने विकास का मॉडल तैयार किया है। आपको पता ही है कि एक समय स्वाधीनता के बाद देश में कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर राजनीतिक पार्टियों ने काम किया, पर कम्युनिस्ट विचारधारा जहां शुरू हुई रशिया और चाइना में, वही लगभग वो समाप्ति के कगार पर खड़ी है। जो अमेरिकन पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको चाइना ने स्वीकार किया, पर आज चाइना की भी स्थिति जिस प्रकार से सुधरी और जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति का आज जो सामना कर रहे हैं, उससे केवल लिबरल इकोनॉमी से भी विकास का कोई सही मॉडल तैयार होता है ये सिद्ध नहीं होता। जो समाजवादी विचारधारा के आधार पर जिन लोगों ने काम करने की कोशिश की और जो वादे किए, गरीबी हटाओ के वादे किए, अनेक रोजगार के वादे किए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की बातें की, वो भी विफल हुई। हमारी विशेषता जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमने गरीब आदमी को केंद्र बिंदु मानकर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार है, जिसमें समाज के आखिरी पायदान पर जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर हमने योजनाएं तैयार की, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन, यही हमारा सोशियो इकोनॉमिक थॉट है, और इस दृष्टि से जो योजना हमने बनाई उसको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आपको पता होगा कि हमारी सरकार आने के पहले कांग्रेस ने बैंक राष्ट्रीयकरण से लेकर गरीबों के लिए अनेक वादे किए थे, पर देश में केवल 3.5 करोड़ लोगों ने बैंकों में खाते खोले थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा हमारे 21 करोड़ 60 लाख लोगों ने पहली बार बैंकों में खाते खोले हैं, और उनको 35,000 रुपये का डेबिट कार्ड भी मिला, और लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर भी मिला। इसमें भी करीब 10 करोड़ से ज़्यादा डेबिट कार्ड भी जारी किए गए। आपको पता होगा कि इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारी अलग अलग प्रकार की जो पेंशन्स है, हमारे बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है, इसके साथ साथ जो गैस की सब्सिडी मिलने वाली जो बात थी वो थी, अलग अलग प्रकार की जो सब्सिडीज थी,
वो हम लोग पहले राज्य सरकार के द्वारा उसको देते थे। हमारी सरकार ने ये तय किया कि इसके बाद कोई भी अनुदान, कोई भी शिष्यवृत्ति, कोई भी सब्सिडी, कोई भी पेंशन अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा डायरेक्ट अकाउंट पे जमा होगी और इसके कारण चमत्कारिक परिणाम मिले। हमारे अनेक पोर्ट में जो पेंशन मिलती थी, कुछ लोगों की उम्र 102, 103 दिख रही थी, पर जब से हमने जनधन योजना को जारी किया तो अनेक जगह 18%, 20% पेंशन लेने वालों की संख्या कम हो गई, क्योंकि इसका मतलब यही है कि उनके पास जो लेजिटिम और जुनाइन उनकी केस नहीं थी, कोई व्यक्ति मरने के बाद भी उसके नाम पर कोई पेंशन ले रहा था। गैस के सब्सिडी के बारे में भी यही हुआ। जो सब्सिडी का जो सिलेंडर मिलता था वो होटल, रेस्टोरेंट में और कमर्शियल उसका उपयोग होता था। स्वाभाविक रूप से उसके कारण भी बड़े प्रमाण पर इसमें परिणाम हुआ और जनता के पैसे की बचत हुई। जो यूरिया था, इसका ब्लैक मार्केट होता था। यूरिया के लिए लाठीचार्ज होते थे। आप 2 साल के पहले की बात याद करिए। आज हमने नीम कोटेड यूरिया शुरू किया और परिणाम ये हुआ है कि 285 लाख टन यूरिया का उत्पादन हुआ है और यूरिया की उपलब्धता किसानों के लिए हुई है। मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, IT, स्वाभाविक रूप से इन सब क्षेत्रों में हमने, आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें 2020 में वर्ल्ड में 6.5 करोड़ स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमने स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन को प्राधान्य दिया और इसके कारण बड़े प्रमाण पर ट्रेन मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर हमारे देश में तैयार हो रही है और जिनको स्वाभाविक रूप से वो नौकरी मांगने वाले नहीं, तो नौकरी देने वाली उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप विकसित हो रही है। और इन्हीं के लिए हमने मुद्रा योजना शुरू की और अभी तक करीब 2,80,000 करोड़ रुपए जो मुद्रा योजना में करीब 2,60,00,000 लोगों को बांटे गए और इसके कारण निश्चित रूप से रोजगार में इससे विकास हुआ है। आपको ये भी पता है कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी। जैसे ओडिशा में कोल का उत्पादन बहुत बड़ा होता है। आज हमारे देश में जो इंपोर्ट कोल आ रहा था वो लगभग बहुत कमी आई है और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि आपका जो तालचेर से पारादीप, यहाँ हम लोग रेलवे लाइन डाल रहे हैं और कोल इंडिया ने यह तय किया है कि कोल इंडिया का जो आपकी महानदी कोल फील्ड है, इनका कोल का उत्पादन 60 मिलियन टन से 300 मिलियन टन तक लेके जाएंगे और ये 300 मिलियन टन अगर उत्पादन लेकर जाएंगे तो ये कोल का पूरा ट्रांसपोर्ट हम पानी पर करने वाले हैं। पूरा साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स है और ये पूरा कोल अगर हमारे पानी के ऊपर से जाएगा तो बिजली 1 रुपया यूनिट सस्ती होगी। और इसलिए मेरे डिपार्टमेंट की ओर से मैंने पोर्ट रेल कनेक्टिविटी कारपोरेशन शुरू की है और तालचेर से पारादीप तक हम रेलवे लाइन, जिसके ऊपर 7,000 करोड़ रुपए हम खर्चा करने वाले हैं और इसके साथ साथ जो आपकी कौन सी नदी है वो, ब्राह्मणी नदी को भी हम लोग इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके कारण ये कोल पारादीप में आएगा और यहां से पूरा कोल हमारे देश में पावर प्रोजेक्ट में जाएगा, जिससे केवल 1 साल में देश के 10,000 करोड़ रुपए बचेंगे। परसों मैं कांडला था तो आपके यहाँ जो स्टील फैक्ट्रीज है, ये बड़े प्रमाण पर दुबई से लाइमस्टोन लाते हैं
अब मैंने कहा कि आप ऐसा करो, ये कोल जब कांडला में आएगा तो जहाज जब खाली होगा तो राजस्थान में हम लोग काफी बड़े प्रमाण पर लाइमस्टोन हमारे पास है जो स्टील इंडस्ट्री के लिए उपयोग में आ सकता है, और रेलवे लाइन डालने का आदेश मैंने दिया है, और वहां से वो लाइमस्टोन लेकर फिर जहाज में डालकर उड़ीसा आएगा।